माननीय स्पीकर महोदय, आप राजस्थान से हैं। हम 22 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और मैं इस सदन के सदस्यों को बड़े अभिमान के साथ मेरे विभाग के इंजीनियर्स ने मिलकर जो काम किया है उसके लिए आपको उनको बधाई दूंगा और आपको भी कहूंगा कि ये कितना अच्छा काम उन्होंने किया है। ये 22 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे जो है ये दिल्ली से मुंबई इसमें से एक है और मैं बहुत बार बता चुका हूं कि ये एक्सप्रेस हाईवे के कारण डिस्टेंस कम होगा। अब ये एक्सप्रेस हाईवे गुड़गांव से शुरू होगा, सवाई माधोपुर अलवर से होकर रतलाम झाबुआ से होकर बड़ोदरा से मुंबई जाएगा। ये इसकी कीमत अगर हम लोग ये एग्जिस्टिंग हाईवे के नजदीक करते दिल्ली से अहमदाबाद, बड़ोदरा और मुंबई, तो इसकी लैंड एक्विजिशन कॉस्ट 6 करोड़ रुपए पर हेक्टर आती। पर हमारे डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स ने और कंसल्टेंट ने इतना अच्छा मार्ग गूगल पर जाके निकाला और उन्होंने कहा कि बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया ऑफ राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। सर, ये पहला ग्रीन हाईवे है, पूरा ट्राइबल एरिया से जा रहा है और इसके कारण रतलाम हो, झाबुआ हो, हमारे यहाँ से अलवर हो, सवाई माधोपुर हो, उधर हमारे यहाँ थाने डिस्ट्रिक्ट हो, ये सब के बड़ोदरा का ट्राइबल एरिया हो। माननीय स्पीकर महोदय, मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि एक ही रोड पर केवल लैंड एक्विजिशन कॉस्ट में 16,000 करोड़ रुपए की बचत की गई है और दिल्ली से मुंबई डिस्टेंस 120 किलोमीटर कम हुआ है और 160% कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए गए हैं। 2.5 से 3 साल के अंदर मुंबई से दिल्ली 12 घंटे में जाना मुमकिन हो जाएगा, ये विश्वास मैं सदन को देना चाह रहा हूं। और मैंने कल ही हमारे हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर सावंत साहब से बात की है। इसमें पहली बार हम एक 10 किलोमीटर का पायलट प्रोजेक्ट उनके सहयोग से करने के लिए सोच रहे हैं। ये 80 टन का ट्रक होगा, इलेक्ट्रिक केबल होगी। मैंने प्रेजेंटेशन लिया है, वर्ल्ड में अमेरिका में हुआ है, सैन फ्रांसिस्को में, जर्मनी में ऑलरेडी शुरू है, स्वीडन में हुआ है। मैं देख के आया हूं कि रेलवे की केबल होगी और रेलवे के इंजन जैसे वो केबल को ट्रक का ऊपर वो करंट लगेगा और 2 कंटेनर 2 ट्रक में बैठकर 100 किलोमीटर के स्पीड से एक साइड से हाईवे से दौड़ेंगे। तो दिल्ली से मुंबई जाना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो आज 85 रुपए का पेट्रोल और 65 रुपए का डीजल है, वह 12 से 15 रुपए की बिजली लगेगी और कॉस्ट कम हो जाएगी। और उसके बाजू में लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं और मुझे 20 किलोमीटर करंट लेगा, फिर छोड़ के बैटरी चार्ज होकर दौड़ेगा, फिर करंट लेगा। तो ये इतना इनोवेटिव मॉडल है कि ये देश में जो प्रधानमंत्री की सोच है कि नए भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर 21वीं सदी का, इसमें ये रोड होगा। सर, ये और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि लैंड एक्विजिशन तो थोड़ी समस्या है और मैं सम्मानीय सदस्यों को एक अनुरोध करूंगा कि हमने कोई भी रोड शुरू करने के पहले आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में जो रोड हम मंजूर करते हैं उसका 80% लैंड एक्वायर्ड किए बिना हम अपॉइंटमेंट डेट नहीं देते। जिसके आप मेरे पास आते और मैं पीछे पड़ता हूं, हो नहीं पाता। वो कठोर नियम इसलिए बनाया है कि पुराने सरकार में जब मैं चार्ज लिया मैंने, तब करीब 403 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ रुपए से बंद पड़े थे, पूरे काम बंद पड़े थे। बैंक ने अकाउंट सीज किया था, कुछ सदस्य कॉन्ट्रैक्टर भी है, उनको पता है एक एक के कितने हमारे सम्मानीय सदस्य, उनका दोष नहीं है, हजारों करोड़ से इनके प्रॉब्लम फंसे हुए थे। और मुझे इस बात की खुशी है कि स्पीकर महोदय, हमने 95% प्रॉब्लम रिजॉल्व किए और भारतीय बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से हमारे विभाग ने बचाया और वो प्रोजेक्ट चलने लगे। सर, इनके भी सबके बहुत से लोग आंध्र और तेलंगाना के बहुत से लोग कॉन्ट्रैक्टर है, उनको पता है कि। और सर, एक बात मैं ये कहूंगा कि 17 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट की और ये भी इनके सब काम हुए। पर इस सरकार की ये विशेषता रही कि एक पैसे का कोई करप्शन का आरोप नहीं कर सकता, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। कोई कॉन्ट्रैक्टर को अपना काम का ऑर्डर, वर्क ऑर्डर करने के लिए ऑफिस में आना नहीं पड़ा, 1 रुपए का करप्शन नहीं हुआ। और बाकी एक बात जरूर है कि अगर काम ठीक नहीं किया तो फिर उसके ऊपर लाठी चली है, उसके ऊपर गालियां पड़ी है। क्योंकि मैंने कहा कि दीज आर द एसेट ऑफ अवर कंट्री, वी विल नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी टाइप ऑफ बैड वर्क और वी आर वेरी मच कमिटेड फॉर दैट। तो एक बात जरूर ये हुई है। सर, भारतमाला के बारे में
मैं एक बात कहना चाहूंगा जिसका उल्लेख माननीय प्रोफेसर साहब कर रहे हैं। आप बार बार मुझे, ये सब लोग थोड़ा सा फाइनेंशियल सब्जेक्ट है, तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी जो सुझाव भी दीजिए। देखिए, हमारा टोल का इनकम 10,000 करोड़ का है। हम पहले बीओटी में प्रोजेक्ट बनाते, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, पर जब मैं मंत्री बना तो सब बीओटी में काम करने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर थे कोलैप्स हो गए थे, खत्म हो गए थे, भाग नहीं गए सर, उनका दिवाला पीट चुका। और आपने कल जिस भाषण में प्रोफेसर साहब जिसका उल्लेख किया, आप अन्यथा मत लीजिए। जो आपने बंगाल के हाईवे का, संजय मित्रा जी चीफ सेक्रेटरी बनकर थे आपके, और फिर मेरे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बने, और वो अतिक्रमण हटाना था और वो हाईवे करना था। मैंने खुद कलकत्ता में 2 बार मीटिंगें की, एक बार मैंने मुख्यमंत्री के साथ भी की, उनका भी दोष नहीं, वो अतिक्रमण है पूरा। आखिर वो प्रोजेक्ट में तंग आकर, आप जिसका उल्लेख कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट हमने तय करके स्टेट पीडब्ल्यूडी को दे दिया कि आप अतिक्रमण करो, अभी तक नहीं हो पाया। अगर रोड में लैंड एक्वायर्ड नहीं होगी, अतिक्रमण नहीं हटेगा, तो क्या आसमान में रोड बना पाएंगे? तो आपको ये, मैं सभी सदस्यों को प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे पास आने के पहले आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और पीडी हमारा एनएचआई का आप मीटिंग बुलाइए, और इस मीटिंग में बुलाकर पूछिए कि ये रोड के इसमें लैंड एक्विजिशन कितना हुआ, यूटिलिटी शिफ्टिंग का क्या काम हुआ। ये पूरा स्टेट में होता है, फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और ये तीनों बातें आपके लेवल पर करके जब 80% लैंड एक्वायर्ड हुए क्लियरेंसेस मिलेंगे, तब आप मेरे पास आइए, मैं तुरंत उसको क्लियर कर दूंगा। मेरा प्रॉब्लम यह है कि स्टेट गवर्नमेंट करते हैं सहयोग, और इसमें देरी होती है, और इसलिए हमारे सभी एमपी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं तुरंत ऑर्डर इशू कर देता हूं कि आपके मीटिंग के लिए हमारे पीडी आएंगे। जो काला जिसको आप बोलते हैं, हम लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं, उसको बुलाइए, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को बुलाइए, और ये जान लीजिए कि क्या हुआ, कहां क्यों नहीं हुआ। और वो फेज अगर आपने पूरी कर दी तो आप मेरे पास आइए, मैं तुरंत टेंडर निकालकर वर्क ऑर्डर करने का काम कर दूंगा। और इसलिए इसमें जो हमारी दिक्कतें हैं वो प्रॉब्लम की है। जो फाइनेंस की बातें हैं, ये बीओटी में बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर में ऐसा होता है कि पूरा वर्क प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर करता है, फिर पूरा रोड बनाता है, और फिर वो टेंडर में लिखता है कि मैं 15 साल 8 महीने टोल लूंगा, फिर दूसरा बोलता है मैं 14 साल 3 महीने लूंगा, जिसकी ऑफर सबसे अट्रैक्टिव होती है उसको अवार्ड मिलता है। अब ये टोल लगता है आपको, आप शायद मुझे अच्छा कहे या बुरा कहे, इस टोल का जन्मदाता मैं हूं, और इसलिए मैं इसके लिए गाली भी खाता हूं। तो ये मुंबई में जब मंत्री था, नहीं पर आप इसको समझ लीजिए कि ये मुंबई में जब मैं मंत्री था तो एनएचआई का, मैं महाराष्ट्र का पहला प्रोजेक्ट ठाणे भिवंडी बाईपास, ये मैंने टोल रोड बनाया था। जो मुंबई और ठाणे के बीच में रहते उनको पता होगा कितना ट्रैफिक जाम था। ये मुंबई नासिक रोड का पार्ट है। और उसके बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, 55 फ्लाईओवर, ये सब बनाने का ये सब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से हुआ, ये खुशी से नहीं हुआ। हमारी सरकार के पास पैसे नहीं थे, इतने सब मुंबई के 55 उड्डान पुल करने के लिए पैसे कहां से लाएंगे। तो मैंने कहा मैं पहला काम महाराष्ट्र के 16,000 गांवों को रोड बनाने के लिए पूरा बजट दे दूंगा, मैं मुंबई शहर में पैसे नहीं दूंगा। तो मुंबई शहर में हमने फ्लाईओवर बनाए तो टोल बनाए, टोल लगाया, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया तो टोल लगाया। अब मुझे आप बताइए कि मुंबई और पुणे से बीच में आने के लिए, आप सबको याद होगा, 8 घंटे 9 घंटे 11 घंटे लगते थे। अब आप 2 घंटे में आते हैं। तटकरे जी बैठे, सुप्रिया बैठी यहां, आप कितने घंटे में आती है? 2 घंटे में आती है। अब शायद उस समय सुप्रिया जी छोटी होंगी, पवार साहब थे उस समय। मुंबई पुणे में असेंबली में हर समय डिस्कशन होता था कि ये रोड कब बनेगा। पैसे हमारे पास नहीं थे। अब हमने कर्जा निकालकर पैसे निकाले तो टोल लगाया। अब मैं आपको पूछता हूं कि जब आपको 11 घंटे के बजाय अगर 2 घंटे में आएंगे तो आपका डीजल नहीं बचेगा, आपका टाइम नहीं बचेगा, तो उसका सेविंग है तो टोल दीजिए। और इसलिए आप कुछ भी कहते रहिए, सरकार के पास पैसे नहीं है। जब तक आपको अच्छे रोड चाहिए तो आप, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। मैं परसों एक कार्यक्रम में गया था ताज मानसिंह में, मुझे बोले आप टोल रद्द करो। तो मैंने कहा आपने मानसिंह में कार्यक्रम क्यों नहीं लिया? अगर मानसिंह में कार्यक्रम लिया है तो पैसा देना पड़ेगा, फुकट में है तो रामलीला मैदान पे बैठो ना।
आपको किसने मना किया? एक पेंडाल डालो, लाउड स्पीकर लगाओ और बैठो। जब तुमको वहां फुकट में है, पर आपको अच्छे जगह बैठना है, एयर कंडीशन में बैठना है, अच्छी चेयर चाहिए, तो पैसे देने पड़ेंगे। फुकट में कैसे होगा? अब सरकार के पास पैसे नहीं है सर, सरकार कोई भी पार्टी की है। देखो, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट तीनों थिंकिंग के आधार है। आदरणीय मुलायम सिंह जी बैठे यहाँ। जॉर्ज फर्नांडिस को मैं अपने जीवन में अपना आइकॉन मानता हूँ। डॉक्टर लोहिया जी को मैं बहुत पढ़ चुका हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि यह सच्चाई है कि चीन और रशिया ने भी कम्युनिज्म को छोड़ दिया। वो लिबरल इकोनॉमी की तरफ चले गए, क्योंकि ये दोष नहीं देना है किसी को, सब बड़े लोग थे। दिस इज द प्रैक्टिकल अप्रोच कि जो दे सकता उससे लो, और जो गरीब लोग हैं, विलेज कनेक्टिविटी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उस पर टोल नहीं लगता, उसको ज्यादा खर्चा करो और गरीबों को ना दो। अगर बड़े शहर के दिल्ली का रिंग रोड 15,000 करोड़ का अगर मैं अपने बजट से बनाऊंगा, तो हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा में जहां टोल नहीं मिलता, वहां रोड के लिए पैसा कहां से आएगा? अगर नॉर्थ ईस्ट में मैं 2 लाख करोड़ खर्चा करना चाहता हूं, तो मैं दिल्ली में टोल लगाऊंगा, मुंबई में टोल लगाऊंगा, सूरत में टोल लगाऊंगा, अहमदाबाद में टोल लगाऊंगा, कलकत्ता में टोल लगाऊंगा, पर मैं वो जो सिक्किम में टोल नहीं लगता, वहां वायबिलिटी नहीं है। प्रोफेसर साहब, इसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं, कि कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस उसके रिटर्न में IRR निकाला जाता है। IRR कहाँ अच्छा है? IRR तमिलनाडु में अच्छा है, यानी ट्रैफिक डेंसिटी ज्यादा है। गुजरात में अच्छा है, महाराष्ट्र में अच्छा है, तेलंगाना में अच्छा है, आंध्र में अच्छा है, फिर पंजाब हरियाणा में अच्छा है, दिल्ली में अच्छा है, राजस्थान में ठीक है, अच्छा है, गुजरात में अच्छा है। उत्तर प्रदेश और बिहार में उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां का प्रोग्रेस कम। हाँ, मैं बता रहा हूं सर, मैंने सबसे ज्यादा पैसा उत्तर प्रदेश को दिया है 5 साल में। सबसे ज्यादा पैसा उत्तर प्रदेश को दिया है बजट का। सर बहुत कम मिलता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उनका टोल का काम है। सर पहली बात ऐसी है कि हमारा काम यह है कि जो राज्य कमजोर है उनको ज्यादा पैसे देना, जो धनवान है वहां से इकट्ठा करना। इसमें क्या गलत है? मुलायम सिंह जी कहेंगे कि समाजवादी थिंकिंग तो यही है, जो दे सकता उससे लो और जो गरीब है उसको दो। तो पहली बात तो ये टोल के, आपको एक बात बिल्कुल समझ लीजिए कि मैं बहुत साफ बोलने में, कभी कभी मुझसे तकलीफ भी होती है, पर टोल जिंदगी भर बंद रद्द नहीं हो सकता। हाँ, उससे कम ज्यादा कंसेशन हो सकते हैं। और इससे क्या होगा? ये 22 हाईवे बना रहे हैं हम लोग ग्रीन, इससे डिस्टेंस कम हो रहा है। कटरा से दिल्ली आप 4.5-5 घंटे में जाओगे, ये हम सपना देख रहे हैं। हम हैदराबाद से बेंगलोर, बेंगलोर से चेन्नई हाईवे का लैंड एक्विजिशन पूरा हुआ, अमरावती से हैदराबाद, ये सब बड़े बड़े रोड जब बना रहे हैं, तो ये इसके लिए पैसा लैंड एक्विजिशन का कहां से देना पड़ेगा? तो पहली बात तो ऐसी है कि हम लोग, सरकार का 83,000 करोड़ का बजट हमको निर्मला जी ने दिया हुआ है, ये 5,000 करोड़ बढ़ा के दिए है, पर हम काम तो कर रहे हैं 8 लाख करोड़, 10 लाख करोड़। तो ये पैसा हम लैंड एक्विजिशन में कुछ खर्चा करते हैं, कुछ आपके लिए जो काम होते हैं स्टेट पे लोग, उसके लिए खर्चा करते हैं। तीसरा मॉडल हमारा BOT था, कोई आता नहीं, क्योंकि देश में आज वो स्थिति ने, तो भी 3,000 किलोमीटर BOT में निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात जो हमने हाइब्रिड एन्युटी मॉडल निकाला, हैम का मतलब ऐसा है कि लैंड एक्विजिशन हम करेंगे, यूटिलिटी शिफ्टिंग हम करेंगे, और उसके बाद में 40% गारंटी नीड देंगे, टोल भी हम ही कलेक्ट करेंगे, और एन्युटी पे बेसिस पर वो जो 60% लाएगा कॉन्ट्रैक्टर इन्वेस्टर, उसमें से 30% उसके होंगे और 70% वो बैंक कर्जा देगी, और वो पैसा एन्युटी बेसिस पर 10 साल, 12 साल, 15 साल इंटरेस्ट और उसके प्रॉफिट के साथ, उसमें 11 से 12% इंटरेस्ट प्लस 3% प्रॉफिट पकड़ के हम उसको 12 साल में बैंक को वापस कर देंगे। मैं स्पीकर साहब ये कहना चाहूंगा सदन में, 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट हैम में मंजूर हो गए। और आश्चर्य की बात प्रोफेसर साहब यह है कि मथुरा में, ये जो मथुरा का गंदा, मैं जब वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर था, मैंने कहा यहां भी अलाउ हाइब्रिड एन्युटी, तो मुझे लगा नहीं यह सक्सेसफुल होगा। अब वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री में 17 प्रोजेक्ट हो रहे हैं हाइब्रिड एन्युटी में,
और ये जो मथुरा का प्रोजेक्ट त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी ने लिया है, वो पूरा 80 MLD गंदा पानी लेकर साफ करेगा, वो इंडियन ऑयल के रिफाइनरी को देगा और वो रिफाइनरी 20 करोड़ रुपए साल की रॉयल्टी देगी, यानी गंदा पानी बेचकर, और वो पैसा मेंटेनेंस के लिए खर्चा होगा। तो उसमें भी हाइब्रिड एन्युटी सक्सेसफुल हुआ। तो 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट हमने उसमें किए। तो हाइब्रिड एन्युटी ये दूसरा मार्ग है। तीसरा मार्ग है, मैं परसों हमारे एक बैंक के बड़े चेयरमैन, नाम नहीं लेता, वो मेरे पास है, उन्होंने 25,000 करोड़ का चेक मुझे दिया। 25,000 करोड़ का चेक दिया और मुझे कहा कि सर आपको पैसा चाहिए, मैं जितना देता हूं, पर अब कॉन्ट्रैक्टर को देने के लिए मत कहिए, थोड़ी पोजीशन इस समय बड़ी है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हमने परसों मैंने हमारे फाइनेंस मेंबर को, मेरे मन में एक आइडिया है कि 50 प्रोजेक्ट को मोनेटाइज कर दो। वैसे फॉरेन कंट्री में टोल मोनेटाइज 30 साल के लिए होता है, पर हमारे इंडियन बैंकर कहते हैं कि हम 15 साल के ऊपर नहीं करेंगे। तो मैंने 50 प्रोजेक्ट जो पूरे उसकी यादी निकालकर उनको भेज दी है, वो मुझे 50,000 करोड़ 8-10 दिन में दे देंगे। तो ये प्रोजेक्ट मैंने मोनेटाइज किया। फिर हमने बीच में TOT मॉडल निकाला। TOT मॉडल में पहला मॉडल इतना अच्छा हुआ जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने लिया, 6,400 करोड़ TOT यानी बंडल था। फिर वो बंडल करके हमको अच्छा मिला, जिसमें 6,400 करोड़ मिलना था, जो हमने बेचा था वो हमको 9,400 करोड़ मिला, ओवर सब्सक्राइब 150%। तो हमने उसको मोनेटाइज किया। हाँ, नहीं, ये TOT मॉडल था। ये TOT ने ऐसा है कि जैसे एक 7-8 प्रोजेक्ट का एक बंडल बनाते हैं, और वो पूरे बंडल को रोड मेंटेनेंस करना भी उसकी जिम्मेदारी, टोल कलेक्ट करना भी उसकी जिम्मेदारी, उसको 15 साल का अधिकार मिल जाता है, और उसके बदले में वो उसको पूरी तरह सिक्योरिटाइज करके मोनेटाइज करता है, और हमको एडवांस में NPA वैल्यू उसकी निकालकर हमको देता है। दैट इज TOT मॉडल। अब उसमें एक गड़बड़ हुई, दूसरा मॉडल निकाला तो बंगाल के 4 प्रोजेक्ट भी डाल दिए और बाहर के डाल दिए, एक भी आदमी लेने के लिए नहीं आया। नहीं, तो मैंने उनको कहा कि होशियार लड़कों का एक क्लास खोलो, थोड़े से सेकंड क्लास वालों का दूसरा खोलो, जो फेल हुए उनको अच्छा ट्रेनिंग देने के लिए उनको अलग ट्यूशन क्लास लगाओ, सबको एक मिक्स मत करो। तो अभी वो TOT मॉडल दूसरे में कोई मॉडल, फिर अभी उसको हमने अलग चेंजेस किए। फिर हम मसाला बॉन्ड में गए। मैं सिंगापुर और लंदन गया था, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में वे किया, उसमें हमको 5,000 करोड़ मिले। 70,000 करोड़ रुपए हमको बॉन्ड्स खड़े करने की अनुमति फाइनेंस मिनिस्टर ने दी है। फिर हमने NIF है, आपको मालूम होगा 2014 के बजट में जेटली जी ने इसका ऐलान किया था, कल मैंने उनसे हमने MOU किया, वो हमको 60,000, 40,000, 60,000 करोड़ देने के लिए तैयार है, दिल्ली मुंबई के लिए। तो ये स्वाभाविक रूप से ये पैसा खड़ा करने की इनोवेटिव मेथड हमने तैयार की है। एसेट को हम मोनेटाइज कर रहे हैं, और सरकार का बजट और ये दोनों जोड़कर काम करते, फिर जो प्रोजेक्ट पूरा होता है उसको फिर मोनेटाइज करते, फिर दूसरे प्रोजेक्ट में डालते, फिर उसको पूरा करते, तीसरे प्रोजेक्ट में डालते, और ऐसा करते हुए हम ये भी कर रहे हैं कि बिहार में भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यूपी में भी कर रहे हैं, और गुजरात और महाराष्ट्र और आंध्र में भी कर रहे हैं। तो आंध्र के और गुजरात के प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि हम जब जाते हैं तो वो हमको 300-400 करोड़ एडवांस देता है लेने के लिए, और हम लोग जो बिहार यूपी जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो, क्योंकि ट्रैफिक डेंसिटी कम है, ग्रोथ रेट कम है। तो ये फाइनेंशियल मॉडल जो है, ये अभी मैं बॉन्ड में भी जा रहा हूं, तो ये पैसा जो है, पहली बात तो ऐसी है कि इसमें फॉरेन फंड भी आ रहा है। ये जो मैंने आपको बात की कि जो प्रोजेक्ट मोनेटाइज हुए, वो ऑस्ट्रेलियन कंपनी आ रही, UK के फंड्स आ रहे हैं, अमेरिकन फंड्स आ रहे, पेंशन फंड आ रहे, इंश्योरेंस फंड आ रहे, सिंगापुर की कंपनी आई, हांगकांग की कंपनी आई। पर अब मैं थोड़ा सा नेशनलिस्ट फीलिंग का हूं, तो मैंने हमारे विभाग को कहा, फॉरेन वालों को क्यों लाते हो? हमारा गरीब पत्रकार होगा, गरीब टीचर होगा, गरीब कुली होगा, छोटा आदमी होगा, उसको बैंक में जाता है तो उसको 5.5%, 6% इंटरेस्ट मिलता, तुम उसको 8% दो ना, और उसको बोलो मंथली चाहिए मंथली इंटरेस्ट, वीकली चाहिए वीकली इंटरेस्ट, डेली चाहिए डेली इंटरेस्ट, ईयरली चाहिए ईयरली, हम अपना टोल करेंगे उसको देंगे। तो गरीब आदमी के पैसे से टोल क्यों नहीं बनाओ? काय के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाद में लाएंगे, पहला हम अपने लोगों को ये चांस देंगे। तो ये भी मॉडल आ गया। सर आपको मैं बता दूं, आपको आश्चर्य होगा कि मैं जब शिपिंग मिनिस्टर था तो कोचीन शिपयार्ड के लिए मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज गया था। 9:30 बजे गया तो पूरा इंडेक्स डाउन हो गया था 150 पॉइंट से।
तो मेरा एडवाइजर इनकम टैक्स कमिश्नर मेरा पीएस था, वो बोला साहब आज का दिन खराब है, पोस्टपोन करो। अब मेरे भी स्वभाव में ही खोट होती, बोला एक बार बोला होगा तो होगा, जो होगा देखा जाएगा, जाएंगे। गए तो मुझे गए बराबर वो मुंबई स्टॉक में वो बुल है, उसके सींग पकड़ने के लेकर मेरे फोटो निकाले तो मैं डर गया। मैंने बोला आज तो ये बुल अपने को लंबा करेगा। मैं 9:30 बजे ऊपर गया, 10 बजे मैंने बेल बजाई। प्रोफेसर साहब ये भारत सरकार का रेपुटेशन है, 1600 करोड़ कोचिन शिपयार्ड के लिए मुझे चाहिए थे और 10:36 पर 1600 करोड़ के बजाय 1,26,000 करोड़ मिले। ओवर सब्सक्राइब। तो ये वो तो कोचिन शिपयार्ड फिर भी एनएचआई की तुलना में, एनएचआई AAA रेटिंग बाय वर्ल्ड कंपनीज, AAA रेटिंग, वर्ल्ड में रिकॉग्निशन है सर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मुझे निमंत्रित किया है कि आपका जो एनएचआई का जो मॉडल है इसके ऊपर भाषण करने के लिए, ये अमेरिका में स्टडी हो रहा है, यानी ये सक्सेसफुल मॉडल है और ये अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में शुरू हुआ। और ये हम लोग धनवान देश नहीं है सर, जो गाड़ी खरीदता है उससे टोल लेना चाहिए। स्कूटर वाले के पास, ट्रैक्टर वाले के साथ टोल नहीं लेते। मैंने गन्ने पे, ट्रैक्टर पे, मैं भी किसान हूं, वो गन्ने रखने वाले ट्रैक्टर वाला टोल नहीं लेना उनसे। किसान अनाज होगा टोल नहीं लेना, ऑटो रिक्शा टोल नहीं लेना। हम टोल लेते 4 व्हीलर वाले से, टोल लेते ट्रेलर से, टोल लेते ट्रक वाले से। तो ये इसमें भी विचार चल रहा है, बहुत से सुझाव आए हैं, पर यह निर्णय स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी सबके मार्गदर्शन में होगा कि इसमें स्कूल बसेस है, उस स्कूल बसेस को टोल देना पड़ता है। स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस है, उनको टोल देना पड़ता है। और वो स्टेट ट्रांसपोर्ट की हालत कैसी है आपको पता है। मैं बहुत बार मैं कभी भूल नहीं पाया, मैं मेरी गाड़ी पे खड़ा था, पेट्रोल पंप पे भर रहे थे पेट्रोल, तो छोटा बच्चा था, तो एक स्टेट ट्रांसपोर्ट की गाड़ी आई, तो उसने जोर से हाथ करके हे चल जाओ ऐसा कहा। तो मुझे आश्चर्य लगा, मैंने कहा क्यों रे, डीजल है तेरे पास, उसको क्यों हकाल रहा? बोले साहब इनके गाड़ी में डीजल भरने के बाद ये पैसे ही नहीं देते। अब स्टेट ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों की स्थिति, इसलिए उनको कंसेशन दिया जा सकता है क्या? आगे चलकर इसका विचार होगा। एमपीज के लिए फास्ट ट्रैक मिला। एक अड़चन आपकी सही है जो आपने इसमें कही है कि टोल नाके पर आपको रुकना पड़ता है, और मैंने उनको कहा कि अब टोल लेते तो रोड अच्छा बनाओ, नहीं तो लगाओ कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी। तुम गड्ढे भी रखोगे और टोल भी वसूल करोगे, ये नहीं चलेगा। तो अभी ये टोल में जो टोल देने की बात है, ये जयपुर वाला रोड है आपका, बहुत लाइन लगती, कौन सी जगह वो, यहाँ नजदीक दिल्ली से कठपुतली के आगे, तो वो बहुत तकलीफ होती है। अभी आज आपके इस डिस्कशन के बाद पहले ही मैंने हमारे डिपार्टमेंट को कहा कि अब ये बहुत हो गया, 4 साल के अंदर, 4 महीने के अंदर हमारे पूरे टोल अब फास्ट ट्रैक पर कन्वर्ट होंगे और एक भी व्यक्ति टोल नाके पर रुकेगा नहीं। अब ये खत्म हो गया। अभी तक हमने 58 लाख फास्ट ट्रैक दिए हैं। मैं आपको भी कहूंगा कि आपके गाड़ी को भी वो स्टिकर लगा लो, आपको तो टोल देना नहीं है, वो प्रॉब्लम है। सही बात है। इसीलिए अब क्या किया है कि 4 महीने के अंदर हर आदमी को फास्ट ट्रैक का स्टिकर खरीदना होगा। नए गाड़ियों को लग के आता है, और अब जो नए 4 महीने में लेगा उसकी गाड़ी टोल पार करके नहीं जा सकेगी, ये मैंडेटरी हो जाएगा। तो आपको एक बार ये हो जाने के बाद, जैसे अभी ये दिल्ली के हाईवे पर है, रिंग रोड पर, कि आप जहां से जाते हैं वहां निकल के नोटिंग होता है, जहां से निकलते बाहर वहां से होता है, और मोबाइल फोन जैसा वो चार्ज होता है। और एक सिस्टम आई कि आपके मोबाइल फोन पर आप फोन करिए, टोल नाका आने के पहले बात करिए, आपका टोल नाके का टोल ट्रांसफर कर दीजिए, आपके गाड़ी का नंबर आएगा, खड़ा हो जाएगा, आप आगे चले जाओगे। ये भी जो सोफिस्टिकेटेड बेस्ट मैनेज जो भी सिस्टम्स है, टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग करके ये करेंगे। सम्माननीय सदस्य से सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो मैं बताना चाहूंगा कि बहुत से लोगों ने सड़क सुरक्षा को लेकर बहुत सी बातें कही है। Members are also raised concern about the road safety. They also suggested to construct safe roads. We have adopted approach of projects preparation where efforts made to eliminate possibility of accidents. Members, अभी इसमें एक बात मैं आपको साफ बताता हूँ, मैं अधिकारियों को बहुत गर्व कर चुका हूँ। ये आधे लोग मर रहे, इसके लिए हमारे टोल रोड जिम्मेदार है।
रोड इंजीनियरिंग जिम्मेदार है, इसके डीपीआर डिफेक्टिव है। और मैंने उनको कहा इसके बाद कोई मरेगा तो आपको क्रिमिनल केस करके आपको ही जाना पड़ेगा पीडी को। तो पहली बात तो हमने 786 ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए और उसमें से 300 लगभग पूरे हुए। जो आपने कंसर्न की कि बहुत कम पैसे है, और अभी आज 11 बजे एक मीटिंग है वर्ल्ड बैंक में दिल्ली में शायद, हाँ ये भी है सर। उसके लिए हमने 10 टन के ट्रक को 12.5 टन अलाउ कर दिया ताकि कोई अड़ाकर पैसे ना ले, ये भी कर दिया। तो ये अभी 15,000 करोड़ का हमने प्रोजेक्ट बनाया और 15,000 करोड़ का वर्ल्ड बैंक को दिया है, एडीबी और वर्ल्ड बैंक दोनों को दिया हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रिंसिपली सपोर्ट किया है और केवल भारत सरकार के नहीं तो राज्य सरकार के भी जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वहां भी हम लोग वो रोड को भी, वहां के रोड जो ब्लैक स्पॉट्स है उसको इम्प्रूव करने के लिए खर्चा करेंगे। मैं कल कह चुका हूं कि तमिलनाडु ये पहला स्टेट है कि जिसने 15% एक्सीडेंट और डेथ कम किए हैं और मैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके अध्यक्षता में कुछ सदस्य सन्मत से नए आए हैं, आप मेरे डिपार्टमेंट से फॉलोअप करिए। आपके अध्यक्षता में आपके जिले में कमेटी फॉर्म कीजिए अपघात निवारण समिति, एक्सीडेंट को रोकने के लिए। और आपको अधिकार दिया जिलाधिकारी, उसका ये है आप एक्सीडेंट स्पॉट को जाइए, विजिट करिए, कौन जिम्मेदार है करिए, रिपोर्ट तैयार करिए, कॉर्पोरेशन होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगा, भारत सरकार होगी, रिपोर्ट भेजिए और क्यों नहीं हुआ उसके ऊपर आपके ऊपर अधिकार भी दिए हैं, आप उसकी इंक्वायरी कर सकती है। तो ये कमेटी में आप फॉर्म कर लीजिए, क्योंकि एक बात मुझे स्वीकारते हुए दुख और दर्द हो रहा है कि हमारे डिपार्टमेंट में हर चीज सक्सेस स्टोरी है। और मैंने कहा था कि 50% एक्सीडेंट कम करेंगे और मैं 4-4.5% कम कर चुका। और वो रोड सेफ्टी का बिल है, किरण जी ने सही कहा। अब मैं रोड सेफ्टी का बिल लेके कल भी मैंने आपसे कहा था सभी सदस्यों को कि मैं तैयार हूं। अब वो रोड सेफ्टी का बिल पहले 18 राज्यों के ट्रांसपोर्ट मंत्री, जिसमें तेलुगु देशम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, मेरे जानकारी से बंगाल का ट्रांसपोर्ट मंत्री था, कांग्रेस के राज्यों के, कर्नाटक के तो उस समय ट्रांसपोर्ट मंत्री थे। 18 ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने बिल तैयार करके स्वीकृति दी। फिर आपने ज्वाइंट सिलेक्शन कमेटी के पास भेजा राज्यसभा ने, उसने क्लियर किया। फिर स्टैंडिंग कमेटी लोकसभा ने की, अनंत कुमार जी उस समय थे। मैंने बोला अनंत कुमार जी ये देखो ना, ये बोले मानते नहीं लोग, स्टैंडिंग कमेटी करो, उसने भी क्लियर किया। अब दोनों कमेटियों ने क्लियर किया, 18 राज्यों के मंत्रियों ने क्लियर किया। अब ये करप्शन कम नहीं होना चाहिए? छोटी छोटी 30% बोगस लाइसेंस ऐसे रोड, ये बात सही कह रहे हैं फारूक साहब कि हमको बाकी भी बातों में सुधार करना है और इसके लिए 4 बातें, रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, रोड के बारे में इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम और हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव रोड लाइसेंस से लेकर हम जो कर रहे हैं उसके बातों में। सम्मान्य सदन को मैं बताना चाहूंगा स्पीकर महोदय, 25 लाख ड्राइवर्स की कमी है देशों में, 25 लाख। और मैंने ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की एक योजना बनाई है। मैं सभी सांसदों को कहता हूं कि आपके राज्य में एक एक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं देने के लिए तैयार हूं। आप लोग इसमें आपके वहां से विशेष में ट्राइबल जो है, बैकवर्ड एरिया है, वहां पढ़े लिखे लड़के कम है, वहां ज्यादा करो। मुंबई और कलकत्ता और चेन्नई और बेंगलोर के लिए जरूरत नहीं है, पर जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है या रोजगार नहीं है, अगर इसमें आपने ये किया तो बहुत अच्छा होगा, ड्राइवर की कमी दूर होगी। दूसरी बात, ड्राइविंग लाइसेंस, अब उसका हमने वो वाहन और सब बनाया, सब डाटा में हमारे पास आ गया, नेम प्लेट का भी सब हो गया, अभी कोई भी पता चल जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि एक एक व्यक्ति 3-3, 4-4 लाइसेंस लेता है। पूरे वर्ल्ड में आप अमेरिका में जाओ, ड्राइविंग लाइसेंस मिलता नहीं, बहुत कठिन है। आप यूके में जाओ, और हमारे यहाँ तो आरटीओ ऑफिस नहीं जाते, परीक्षा नहीं देते, लाइसेंस लेके आ जाते हैं। अब मुझे बताइए कि इस प्रकार के लाइसेंस मिलते रहेंगे, वो ड्राइवर चलाते चलाते वो पहले कंडक्टर रहता है पीछे में, अटेंडेंट, वो सामान उठाता, तालपट्टी उठाता, जब ड्राइवर चलता वो भी बैठ जाता ड्राइविंग करता, वो भी ड्राइवर बन जाता, रात को वो भी चलाता। उसमें से आपने सही कहा कि ढाबे के बाजू में गाड़ियां खड़ी, रोड में खड़ी कर देते हैं, मैं भुगत हो गई उसे, और वो गाड़ी पे जाकर डैश हुआ
अब हमने ये तय किया है कि इसके ऊपर आप नए बिल को अगर मंजूरी देंगे तो हमको अधिकार मिलेंगे। आज अधिकार ही नहीं है, और अधिकार मिलेंगे तो हम कुछ कार्रवाई कर पाएंगे। कार्रवाई कर पाएंगे तो लोगों का रिस्पॉन्स मिलेगा। बेल्ट लगाना, अभी यहां तक इनोवेशन आया है कि कोई अगर दारू पीकर अगर बैठता है और व्हील पर बैठता है तो उसके स्मेल से गाड़ी चालू नहीं होती। बेल्ट नहीं लगाया तो ऐसा इनोवेशन आया है कि वो बेल्ट नहीं लगाया तो पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में बेल बजती है कि ये गाड़ी का नंबर है, इसने बेल्ट नहीं लगाया, उसके ऊपर तुरंत चालान चला जाता है। अब क्या है कि कुछ बातें करनी पड़ेगी। ये रोड सेफ्टी ये बहुत से नियमों के बारे में जो उदासीनता है, नॉन सीरियसनेस है, उसके लिए हमको कहीं ना कहीं कठोर तो होना पड़ेगा। अगर हम नहीं होंगे तो लोग मरते रहेंगे। मुझे बताइए, हमारे देश में 1.5 लाख लोग साल के मर रहे हैं। बताइए, कोई लड़ाई में मरते हैं क्या? आतंकवादी हमलों में मरते हैं क्या? I don't think any one of us will have object. जल्दी लाइए ना बिल। फारूक साहब, आपने बहुत सही बात कही, मैंने कल ही वो प्रेजेंट किया है। बिल्कुल आपके बात से मैं सहमत हूं। मैं 1-1.5 साल नहीं कर सका, उस इतिहास को भूल जाता हूं। मुझे लगता है नए संसद में आप लोग सहयोग करेंगे, विश्वास रखते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर किशन के लिए दे दूंगा। हाँ, माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का भी जवाब मत देना, क्लियरिफिकेशन करने का जवाब देना। देखिए, हमारे टायर के बारे में हमने स्टैंडर्ड तय नहीं किया है। अभी अमेरिका में टायर में सिलिका ऐड होती है, उसके कारण जब हम ऑक्सीजन भरते हैं, आवश्यकता है नाइट्रोजन भरना चाहिए, क्योंकि जब गर्म हो जाता है तो स्फोट हो जाता है। तो छोटी छोटी बातों के लिए उपाय भी है, टेक्नोलॉजी भी है, और उसको क्रियान्वयन करने के बाद देखो, अगर लोग नहीं मानते तो इन्फोर्समेंट करना पड़ेगा लोगों की जान बचाने के लिए। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसके बाद आप लोग जो भी बताएंगे उसका जरूर हम लोग उपयोग करेंगे। सर, माननीय मुरलीधरन जी को मैं बताना चाहूंगा कि सड़क दुर्घटनाओं का जो मुआवजा था, मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत दिया जाता है, ये प्रक्रिया बहुत जटिल थी और मुआवजा भी बहुत कम था। इस कारण हर पीड़ित को अदालतों में जाकर इंतजार करना पड़ता था। नए बिल में सभी लोगों को 3 महीने के अंदर, ये बिल में प्रोविजन है, कम से कम 5 लाख रुपए मिलेंगे। अब ये तो उनके लिए भलाई की बात है, और यदि किसी व्यक्ति को अधिक मुआवजा चाहिए तो उसके बाद में वो अदालत में जा सकता है, और इसी के साथ गोल्डन आवर में कैशलेस ट्रीटमेंट का भी प्रावधान किया गया है। सर, सम्मानीय सदस्य श्री गेड़ा, राजनाथ रेड्डी, पिनाकी मिश्रा जी, दानिश अली जी, इन माननीय सदस्यों ने सड़क सुरक्षा के लिए केवल 280 करोड़ दिया, ऐसा कहा है। सर, हम अभी तक NHAI में, ये बजट में NHAI में करीब 3000 करोड़ खर्चा कर चुके हैं, और 15,000 करोड़ का अभी हमने ये वर्ल्ड बैंक और ADB के साथ प्रोजेक्ट किया है। वर्ल्ड बैंक की 11 बजे मीटिंग है, शायद मेरे भाषण समाप्त होने के पहले ही सूचना आ जाएगी कि वो शायद क्लियर होने की संभावना है, तो वो पैसा भी हम आपको देंगे। तो पैसे की इसके लिए कोई कमी नहीं है। सर, इसमें नेशनल हाईवे की सुरक्षा के दृष्टि से IRC स्टैंडर्ड्स का पालन करके ही हमने उसको बनाया है। हम मल्टीलैटरल एजेंसीज के साथ राज्यों में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम की रूपरेखा हमने बनाई है। सड़क दुर्घटना को, सर, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ADB ने 7000 करोड़ के प्रोजेक्ट को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है आज, और वर्ल्ड बैंक का भी अगले कुछ दिनों में क्लियरेंस मिल जाएगा, और आपके राज्यों में भी इसका काम हो जाएगा। सर, क्यूरिकोज और डामोर को बताना, सदस्य से उन्होंने ट्रॉमा सेंटर की बात की है। ट्रॉमा सेंटर मेरे पास नहीं आते, वो आते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री में, पर उसके लिए भी मैं आपकी बात उनको पहुंचाऊंगा। एक बात जरूर है कि हमने एम्बुलेंस की बात की है, और अभी मेरे पास रिकॉर्ड है कितने एम्बुलेंस है। अभी 203 एम्बुलेंस पहली बार 1 महीने के अंदर दे रहे हैं। इसके पहले 350 हमारी चल रही है। उस एम्बुलेंस में कटिंग टूल्स भी है, और 3 लोग हैं। 4 पेशेंट स्ट्रेचर पे जा सकते हैं, 2 बैठ सकते हैं,
और ड्राइवर और उसको ट्रेनिंग दिया है कि वो दोनों भी काम करेगा, वो सलाइन भी दे सकता है और बस जो है उसको कटिंग भी कर सकता है। तो ऐसे 203 हम लोग लगा रहे हैं। अभी हमने हिमाचल प्रदेश में हमने वो रोड साइड में वो ये लगाया अपने क्रैश बैरियर। आपका संरक्षण चाहिए, लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया और अपने दुकान डाल दिया, टपरा डाल दिया उसके ऊपर। अब थोड़ा सा इसमें सहयोग चाहिए कि आप उत्तर कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, मैंने रेट कॉन्ट्रैक्ट करके बोला जितने लगते उतने किराए, एक भी बस नीचे नहीं जानी चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि उसमें जनता का भी सहयोग चाहिए और ये अतिक्रमण हटाना होगा, और ये नहीं हटाएंगे तो फिर बसें नीचे जाएगी, फिर लोग मरेंगे। आज कितना बड़ा हादसा हुआ, हमारे जवान सैनिक उसमें 7-8 लोग मरे, कितने लोग जख्मी हुए। मुझे लगता है ये बहुत सीरियस इशू है और इसलिए इसके बारे में आपकी भावना को मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं किरण जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मोटर व्हीकल एक्ट बिल के बारे में विलंब की वजह से उन्होंने जो कहा कि मौतें हो रही है, आपने मेरी बात भावना बताई, मैं आपसे बहुत आभारी हूं। और मुझे लगता है कि अब सदन की जो भावना बनी है यहाँ भी और राज्यसभा में भी, दोनों सदन में मंजूर हो जाएगा। और मैंने ये भी कहा कल आपको कि इसके बाद भी आपका सुझाव होगा तो आप आइए ना मेरे पास, मुझे बताइए, इतने लोगों के सुझाव लेकर आए, वो भी करेंगे, उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी और आपके सहयोग से वो मंजूर हो जाएगा। ये एक सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारे सरकार की है कि यूरो BS4 के हमारे स्टैंडर्ड थे इमिशन के। फिर हमने 5 मंत्रियों ने मीटिंग ली और सभी मैन्युफैक्चरर मेरे पास आए और उन्होंने कहा ये हो नहीं, मैंने कहा यूरो 4 से, ये BS6 से 4 से आप जंप मारो और 6 में जाओ। सर इट्स नॉट पॉसिबल, दिस नॉट पॉसिबल। सब मैन्युफैक्चरर नाराज हो गए और बोला ऐसा डंडा चलाएंगे तो हम नहीं मानेंगे। मतलब ठीक है सर, हमने जबरदस्ती निर्णय किया। मैंने कहा आए तो तुम्हारे साथ, नहीं आए तो तुम्हारे बिना, नहीं आए तो घिसटते हुए लेके जाऊंगा। देश में पोल्यूशन गंभीर है। अब हमने निर्णय किया है एट एनी कॉस्ट 1 अप्रैल से और 2020 से हम यूरो 6 यानी BS6 के एमिशन नॉर्म्स अलाउ करेंगे। और सर मुझे खुशी है कि आज सब लोगों ने इसको अपनाया और ये सक्सेसफुली हुआ और आज देश का पोल्यूशन कम हो रहा है। दिल्ली का 32% पोल्यूशन कम हुआ है। अब जब इलेक्ट्रिक बसेस आएगी और नए पूरे रोड बन जाएंगे, 60,000 ट्रक दिल्ली के बाहर चले गए अभी, इसके बाद कोई नहीं आएगा। तो मैं ये भी मानता हूँ आप सबके सहयोग से दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करना है। तो मुझे लगता है कि ये एक बात अच्छी हुई है और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। इनोवेटिव स्टैंडर्ड्स जो हमने तैयार किए ग्लोबल NCAP करके, आप यूरोप में जाइए, आप लंदन में डबल डेकर बस में फारूक साहब बैठे, कितनी सुंदर बस है। मेरा समझ में नहीं आता, मैं टेक्निकली कम जानता था। मैं पूछा था अरे लंदन की बस अच्छी है, स्वीडन की बस अच्छी है, UK की अच्छी है, अमेरिका की अच्छी है, और ये हमारे यहाँ की 3 पार्ट बस हॉर्न बजाए, हॉर्न छोड़कर सब बजता है मतलब इस बस में, और तुम इसको कौन से स्टैंडर्ड में रखते हो मुझे बताओ। तो एक दिन मैंने कहा छोड़ दो, तुम UK का स्टैंडर्ड अलाउ कर दो। ये क्या हुआ, ये पंजाब, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में हथौड़ा लेके और खीले लेके कोई भी बैठता है और बस बॉडी बना। अब मैंने उनको कहा ये सुरक्षा के लिए लकड़ी काटता है, ट्रक की चेसिस लाता है, लाइट गिट ला के लगा के बॉडी बनाता है। आपके कश्मीर में भी बहुत है, वो सुरक्षित नहीं है। अब मैंने उनको कहा, उनको हम लोग, मैं MSME का मंत्री हूं, मैं उनको लोन देने के लिए तैयार हूं फारूक साहब। उनको बोलो कि अब वर्ल्ड स्टैंडर्ड की सुरक्षा के जो अच्छी बसेस होनी चाहिए, ये इससे खिलवाड़ मत करिए। एक बस में कितने लोग मरते हैं पुरानी बसेस से। और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है कि हमने डीजल को बायो CNG पर कन्वर्ट करने की योजना लाई। और मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा कि मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 400 बसेस नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो गंदा पानी था उससे मीथेन निकालकर CO2 अलग करके कन्वर्ट कर रहे, अगले महीने उसका उद्घाटन है। और 400 बसेस, 150 कार और 150 ट्रक, और ये सब जो स्लज है और मटन मच्छी मार्केट और वेजिटेबल मार्केट की जो वेस्ट है वो बायोडाइजेस्टर में डालकर CNG बनाकर किया गया है, पोल्यूशन फ्री, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री। तो आप आपके जगह भी ये करिए। और ये बसेस ऐसी सुंदर है फारूक साहब कि उसमें स्मेल नहीं आता, आवाज नहीं आता, इलेक्ट्रिक बस में बैठे ऐसा आपको लगता है। और 20-20 साल पुरानी बसेस को हमने कन्वर्ट किया नए बसेस में, ग्रीन बसेस में। तो ये जरूरी है कि इन बसेस को, डीजल की बसेस, डीजल बहुत हजार्डस है और डीजल का उपयोग कम करना चाहिए।
और इसलिए एलपीजी, एलएनजी, सीएनजी, बायो सीएनजी, बायो इथेनॉल जो किसान तैयार करता है, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं 12 साल से इसके लिए काम कर रहा हूँ। एक 2 दिन पहले वो टीवीएस कंपनी और बजाज कंपनी को मैंने कहा था कि जब तक तुम 100% बायो इथेनॉल पर बाइक तैयार नहीं करोगे, मेरे यहाँ आना ही नहीं, बात ही नहीं करना कोई काम के लिए। और वो यंग लड़के ने जो टीवीएस का एमडी है, उन्होंने बाइक बनाई। सर मैं लॉन्च किया इसको, 100% किसानों ने चलाए हुए बायो इथेनॉल पर वो बाइक चल रही है। अब कोई इंपोर्ट डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं। अब इतना ही नहीं, तो जो कनाडा, अमेरिका और ब्राजील में है फ्लेक्स इंजन, मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को कल ही मैंने पत्र लिखा है कि अब इथेनॉल की बाइक आ गई, तो अब ऐसी चॉइस है वहां कि आपकी गाड़ी अगर ले जाएंगे, ये सब टोयोटो, फोर्ड, होंडा यही है वहां। ये फैसिलिटी है कि आप 100% पेट्रोल डालो या 100% बायो इथेनॉल डालो, इट इज योर चॉइस, कंज्यूमर चॉइस। तो मैंने कहा ये पॉलिसी के लिए आप हमको पंप खोलने की परमिशन दो। इस देश का किसान भी खुश होगा, पोल्यूशन भी कम होगा, इंपोर्ट भी बचेगा, इकोनॉमी भी अच्छी होगी और रोजगार भी निर्माण होगा। तो ये बिल्कुल प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि पोल्यूशन के द्वारा इसके साथ आपने बहुत लोगों ने कहा ये भी काम इसके साथ हुआ है। मैं कई माननीय सदस्यों ने वाहन प्रदूषण तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में बताया। एक बात सच है कि इलेक्ट्रिक हमारे लिए फ्यूचर है और अब इलेक्ट्रिक में काफी हो रहा, गाड़ियां आ रही है, सब बसेस आ रही है। अभी पूना कारपोरेशन ने 150 बसेस इलेक्ट्रिक पर खरीदी की है। एक डीजल की बस मुंबई में बेस चलाती, उसका खर्चा 115 रुपए किलोमीटर है। 100% बायो इथेनॉल पर हम बस चलाते हैं, उसका खर्चा 69 रुपीज पर किलोमीटर है। और ये जो इलेक्ट्रिक बस है एयर कंडीशन, उसका 50 रुपए किलोमीटर है। तो हम लोग 25% टिकट कम करके देश के सब गरीबों को इलेक्ट्रिक एयर कंडीशन बस में घुमा सकते हैं। अब उसको मॉडल हमने लाया है। और जो लंदन का मॉडल है, जो वर्ल्ड बैंक ने दिया है लंदन का, वो मॉडल 9 ऑपरेटर है, वो ही बस खरीदते हैं। ड्राइवर उसका होता है, कंडक्टर कारपोरेशन का होता है। और 225 किलोमीटर की 250 की गारंटी दी जाती है और बसें जाती है मॉडल से। सभी देश में हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन फ्री होगा, कंफर्टेबल होगा और गरीबों को राहत मिलेगी। ये लंदन ट्रांसपोर्ट के मॉडल के लिए हम लोग पूरे देश में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। मैं देश के सभी ट्रांसपोर्ट मंत्री जी को, मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है उनकी अनुमति के लिए, मैं लंदन ट्रांसपोर्ट का मॉडल उनको दिखाना चाहता हूं ताकि हमारे देश में सब जगह इसका उपयोग हो। सर ये सड़क सुरक्षा के लिए जो इलेक्ट्रिक के लिए डर किया गया कि हम लोग कोई गाड़ियां बंद कर देंगे, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 2,45,000 करोड़ की है। एक समय हमने मारुति को विरोध किया था हमारे पार्टी। आज मैं मानता हूं कि आज पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर, इंडिया इज बिकमिंग ए मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ ऑटोमोबाइल। मैं जब मुंबई पोर्ट में जाता हूं, टुटीकोरिन जाता था, तो मुझे ऐसे हजारों गाड़ियां लाइन में शिप पे चढ़ती हुई दिखती थी। अब हमारी गाड़ियां एक्सपोर्ट हो रही है, हमको रोजगार में 45,000 करोड़ हमारा एक्सपोर्ट है। और मैं आज सदन में विश्वास से बताना चाहता हूं कि आने वाले 5 साल में हमारा हिंदुस्तान वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर 1 का हब तो बनेगा ही, पर उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल का भी हब बनेगा। हम देश को लीड करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अब इसके लिए स्पेशली जो लिथियम आयन बैटरी के लिए नीति आयोग के साथ एक स्पेशल स्कीम बनाई है। अब इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार, ये सपना नहीं है। अब 6 महीने के बाद आप भी वो गाड़ी आपके पास आएगी और वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजीनियस। तो मुझे लगता है कि आप, पहली बात तो आप अनेक लोगों ने जो शंका व्यक्त की कि हम एग्जिस्टिंग को बैन ला के खत्म कर देंगे, हम कुछ कर नहीं रहे। हम लोग अभी ये समझते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट है, हमारे रोजगार में उसका योगदान है, पर एक बात भी जरूरी है कि वो जल्दी से जल्दी स्विच और हो और इलेक्ट्रिक, बायोफ्यूल इस पर जाए। और नहीं जाएंगे तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि कंज्यूमर का ही प्रेशर इतना आएगा कि उनका सेल कम होगा, और इसलिए नेचुरल कोर्स में ये होगा। अब मैंने एक पत्रकार को प्रश्न पूछा कि तुम्हारे पास पेट्रोल की गाड़ी है, तुम महीने भर में 6,500-7,000 रुपये खर्चा करते हो। कल अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी पोल्यूशन फ्री और तुम्हारा खर्चा अगर 1,200 से 1,500 रुपये होगा, तो मुझे तुम्हारे पास आने की जरूरत है कहने की कि तू इलेक्ट्रिक गाड़ी ले। जब 4,000-4,500 करोड़ महीने का सेविंग है, तुम लेने ही वाले हो। इलेक्ट्रिक बाइक में भी यही है, इथेनॉल सस्ता है। और इतना ही नहीं तो अभी हम, हमारे डॉक्टर सारस्वत नीति आयोग में है,
वो कोल बेस्ड मिथेनॉल, कोल से मिथेनॉल बनाने की बात कर रहे हैं। हमारे आसाम पेट्रोलियम और आरसीएफ मुंबई ये मिथेनॉल बनाते हैं। मिथेनॉल है 22 रुपए लीटर उनका, इसराइल में 12 रुपए लीटर, चाइना में 17 रुपए लीटर और डीजल 65 रुपए लीटर। तो मिथेनॉल को भी फ्यूएल करके विकसित करने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के नाते एक तरफ इंपोर्ट कम हो, दूसरी तरफ पोल्यूशन कम हो, तीसरी तरफ लोगों के सेफ्टी का ध्यान हो और चौथी तरफ कंफर्ट अच्छा मिले और कॉस्ट कम हो और उसके कारण देश के युवाओं को रोजगार मिले, यही इसमें हमने किया है। एक बात जो बहुत से सदस्यों ने कही है, उसमें से उनके यहाँ 62 लोगों ने प्रोजेक्ट रखे। अब मैं सब प्रोजेक्ट के डिटेल नहीं बताता क्योंकि समय जाएगा, पर मैं आपको अभी मैंने एक सिस्टम शुरू की थी, कुछ लोग आए भी हैं, कि हर स्टेट के एमपी क्वेश्चन आवर के बाद मेरे चेंबर में आते हैं और अधिकारी और वो बैठ के चर्चा होती है और मैंने 3-4 स्टेट पूरे किए। पर अब मैं आपको जितने आज मैंने सेक्रेटरी को कहा कि जिन जिन सदस्यों ने प्रोजेक्ट के बारे में कहा है, उनके सबके प्रोजेक्ट की लिस्ट लेकर आप 15 दिन के अंदर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो और मुझे रिपोर्ट करो। जो आपसे नहीं होता वो मैं दे दो। और विशेष रूप से डिले हो रहे हैं रूडी जी ने बताया, वो मेरे पास 4 बार आए, बोले मंत्री चाहते हैं पर गैलरी में बैठे हुए लोग नहीं चाहते। मैंने सुन लिया। अब सर इस देश में माहौल ऐसा है, कोई तकरार करता है तो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में कोई कंपनी जाती है तो हमारे लोग पैसे देने के लिए डरते हैं। कोई बैंक के पास है तो बैंक दिया हुआ पैसा वापस लेके वो सब रुक जाती है। देयर आर प्रॉब्लम्स, समस्याएं है, आसान नहीं है सब, फाइनेंशियल इसमें तकलीफें हैं। पर रोडी जी मैं एक बात कहता हूं कि पॉजिटिव अप्रोच, ट्रांसपेरेंट अप्रोच, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टीम वर्क, आप सबका सहयोग हम कर पाएंगे। और बहुत बार एक बात कहता हूं, आप नाराज मत हुई कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम। तो लेट अस एक्सेप्ट इट एज ए चैलेंज। और इसलिए आप सबकी समस्या है वो कठिन है। हाँ दिखाया। अब आप जिस कंपनी की बात कर रहे हो वो कंपनी रांची से टाटानगर रोड बनाती थी, फिर एक ने पीएल डाली, फिर हाईकोर्ट जज ने उसको बोला इन्वेस्टिगेशन करो, 50% के ऊपर काम हुआ तो मैंने उसका पैसा मंजूर किया। फिर वो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में गया, हमारे अधिकारी ने कहा कि उधर गया, हाईकोर्ट ने भेजा, हम पैसे कैसे थे, दिया हुआ पैसा उसने वापस ले लिया, कंपनी का पूरा बैंड बाजा बच गया। अब उसके पास पैसे नहीं। आपको पता है कि मैं पीडी के अकाउंट में एक अकाउंट खोलकर उसको धीरे धीरे पैसे लेके काम करवा रहा हूं। अब प्रॉब्लम ये किया तो अधिकारी पर कार्रवाई करो, बैंक ने नहीं दिया तो बैंक के ऊपर कार्रवाई होती है। अब लोग भी बोलते कि दिया तो भी तकलीफ, नहीं दिया तो भी तकलीफ। अब ऐसी स्थिति में वी हैव टू फाइंड आउट द वे आउट और विद ए पॉजिटिव अप्रोच, डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच टू रिजॉल्व द इश्यूज। आई एम कॉन्फिडेंट दैट वी विल गेट द सोल्यूशन। और इसलिए इतने 3,85,000 करोड़ के प्रोजेक्ट सॉल्व हो गए तो ये भी निकल जाएंगे। ये आखिरी का है, हाथी निकल गया, धूम बची हुई है। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि ये जो प्रोजेक्ट्स है इसका पूरा डिटेल मैंने अपने पास ले लिया है। मैं 15 दिन का आप मुझे टाइम दो, उसके बाद 15 दिन सेक्रेटरी के, 8 दिन मेरे, और 1 महीने के अंदर आप जितने प्रोजेक्ट के लिए बोले मेरे पास आओ, मैं आपको उसका पूरा समाधान करके दूंगा। वी विल रिजॉल्व ऑल द इश्यूज। और ये जो आपकी तकलीफ है, मैं ऐसा सेशन एक बार अपने सपने में देख रहा हूं कि जिस सेशन में मेरे पास कोई एमपी अपने प्रॉब्लम के लिए आए ही नहीं। पर एक बात जरूर है कि जैसा वो इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है ना कि जितनी नए नोटें छापी जाती है उतनी फटी नोटें बाजार में दिखती है तो अब जितना काम करो उतने लोगों की अपेक्षा बढ़ जाती है और लोग बोलते ये भी कर दो। अभी प्रिंसिपल हाईवे, अब हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है कि भाई हम लोग डबल करेंगे। बीच में ये फाइनेंस वालों ने कहा कि भाई ये हाईवे हम लोग शायद बढ़ाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, जैसे आपने शंका व्यक्त की। तो मैंने कहा मैं फाइनेंस वाला हूँ, मैं चिंता मत करिए, पर शायद मैं कॉन्फिडेंस देने में कम पड़ा तो थोड़े से दिक्कतें आई है, पर आप चिंता मत करिए, इसके ऊपर रिजॉल्व करेंगे। दूसरा सीआरएफ फंड का आपने कहा, और वो बिल्कुल कि सीआरएफ फंड आप लोग मेरे पास आते हैं, ये सीआरएफ पेट्रोल डीजल पर जो सेस लगा सभापति महोदय,
उसमें से कुछ पैसा NHI को जाता है, कुछ हमें CRF में मिलता है, आप आते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, आखिरी वो तो मंजूर करने का अधिकार हमको होता है। फिर रेलवे नहीं, वो जो फंड है अभी वो पूरा फंड फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने साथ लिया, बजट में रखा गया था और उसमें एक प्रोविजन की गई कि वो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा पूरा दे। सर मैं आपकी जो लोग जो बोल रहे हैं उनकी भावना से मैं 100% सहमत हूं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और मैं आपकी सबकी बात निर्मला सीतारमण जी के कान पर मैंने डाली है, फिर से मैं बात करूंगा, मैंने स्पीकर से भी बात की है और मैं उनको अनुरोध करूंगा कि हमारे MP के अधिकार का ये फंड है, आधे काम उनके इसके कारण होते हैं, तो ये आप फंड लगे तो एलोकेट आप करिए, आपको किसको कितना देना है उतना % उसको दीजिए, पर MP की ये बहुत इंपॉर्टेंट मांग है और ये उनसे अनुरोध करूंगा कि वो फिर से एक बार यहाँ रखकर आपकी बात को महत्व मिले, इसके लिए मैं निश्चित रूप से उससे बात करूंगा। माननीय स्पीकर महोदय, रोड साइड एम्यूनिटीज के बारे में भी अभी हमने देरी हुई, कुछ नहीं हो पाया, और अभी हमने मॉडल बदल दिया है। पहले 60 एकड़ जगह लेते थे, अब 10 एकड़ जगह ली और बहुत सुंदर मॉडल बना और 2 लेन पे शोल्डर पे किया। ये दो बाजू में इधर 10 एकड़ जगह, इधर 10 एकड़ जगह, और बीच में एक ग्लास की बिल्डिंग होगी रोड के बीच में, 40,000-30,000 स्क्वायर फुट का एरिया होगा। ऊपर रेस्टोरेंट में लोग खाएंगे, उधर लैंडस्केपिंग होगा, गार्डन होगा, पार्किंग होगा, हेलीपैड होगा, इधर फूड मॉल होगा और 40% शॉप्स उस एरिया की फ्रूट, वेजिटेबल, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट। अगर कश्मीर में जाएंगे तो कश्मीर के अखरोट और शाल वो रोड साइड के एम्यूनिटी के दुकानों में मिलेगी, वहां के लोगों को काम मिलेगा। तो ये हर जिले में हम ऐसे बना रहे हैं। 2 लेन पे शोल्डर के डिजाइन तैयार हो गए, 4 लेन के हो गए, 6 लेन के हुए, एक्सप्रेस हाईवे के भी हुए हैं, इसके टेंडर निकालेंगे, इससे रोजगार मिलेगा। और इसमें बहुत अच्छी बात की, हमने पेट्रोल पंप की जगह हमारी ले ली और मैंने कहा डिपार्टमेंट को हमको पैसे मिलने चाहिए। अब मेरे पास 300 पेट्रोल पंप डालना है मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर, मैं टेंडर निकालो, जगह हमारी और मशीन आपकी, पर लीटर पर डीजल पेट्रोल कितना कमीशन देते बोलो, और वो टॉयलेट जो है उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा और पार्किंग को भी देखना होगा। अब टेंडर निकल रहा है। अध्यक्ष महाराज, केवल हम लोग मुंबई पुणे हाईवे पे 200 करोड़ पेट्रोल डीजल बेच के हमको मिल जाएंगे। आप बोलते हैं ना पैसा कहाँ से आएगा, टॉयलेट में जाएंगे लोग, उसको साफ सफाई रखने में 2 रुपए 5 रुपए लगेगा, उससे भी 2, 4, 10 करोड़ मिल जाएंगे। और वो पैसा जो होगा वो रोड के काम में आएगा और वो पैसा फिर से रोड डेवलपमेंट के लिए उपयोग होगा। जो दे सकता है उससे लेना चाहिए, जो गरीब है उसको फुकट में देना चाहिए। यही तत्व के आधार पर ये डेवलपमेंट होगी, पैसे की कोई कमी नहीं है। मैंने मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट भी किया है, फाइनेंस को भी जानता हूं, जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। और सब मेरी बातों को आप लिख के रखना रिकॉर्ड पर, और मैंने कही हुई एक भी बात नहीं होगी तो मेरे खिलाफ आप जरूर प्रस्ताव लाइए। मैं विश्वास देता हूं, वचन देता हूं कि जो बात कहेंगे वो करके दिखाएंगे। और मोदी जी के नेतृत्व में आप रुक जाइए, अभी 40,000 किलोमीटर का काम हुआ, 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे था, 1,37,000 किलोमीटर हुआ है और करीब 50-55,000 किलोमीटर प्रिंसिपल में अटका हुआ है। उसके लिए मैं आपसे बात करूंगा, पर ये देश बदल जाएगा, देश बदल जाएगा, टूरिज्म को महत्व मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा। आप कल्पना नहीं कर सकते जी, जैसे दिल्ली मुंबई 2 घंटे में हुआ, ये मेरठ दिल्ली, हमारे सदस्य है यहाँ, हाँ सर 4.5 घंटे लगते थे, मैं 3 महीने के अंदर 45 मिनट में आप आएंगे अग्रवाल जी, 45 मिनट। फिर दासना से कानपुर तक हाईवे बनाने वाले हम लोग, और कानपुर से लखनऊ का काम अभी टेंडर हो जाएगा, तो पूरा दिल्ली से लखनऊ हाईवे बन जाएगा। मैं माननीय स्पीकर महोदय आपको विश्वास देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, वी नेम इट एज अ knowledge and technology is very important, and conversion of knowledge into wealth is the future for the country. इस देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करते हुए और बेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, जैसे अमेरिका में रोड है, कल हमारे राजस्थान के हमारे सांसद दुष्यंत जी ने बात कही, उसने मेरे ऑफिस में मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी का वाक्य लिख कर रखा है। उनने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड।
तो मैं बिल्कुल उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी की 21वीं सदी का नया भारत, नया रोड, नए एक्सप्रेस हाईवे, नई ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हवा में चलने वाली डबल डेकर बस भी होगी और वो नया भारत का निर्माण होगा। रोपवे, केबल कार, वो भी टेक्नोलॉजी हमने लाई है। मैं जब अभी था वाटर रिसोर्स में मैपकॉस का जॉइंट वेंचर करके दिया है। आप सब लोग आपके शहर में बनाइए उसको, बहुत सस्ता है। और आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट सेक्टर का इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, ये इंपोर्ट कम होगा, रोड बड़े बनेंगे, रोड में जाना एक बहुत अच्छा सुखद अनुभव होगा। ऐसे भविष्य के हिंदुस्तान का निर्माण ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की ओर से नक्शिश होगा। और आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से हमको एक प्रकार से पॉजिटिव सपोर्ट दिया है। आप सबका सहयोग और आपका मार्गदर्शन लेते हुए और जो भी आपके सुझाव है उसका सीरियसली उसको स्वीकार करते हुए हम आगे जाएंगे, यही विश्वास बताते हुए। और आप 62 लोगों ने जो जो बोला है और जो सुझाव दिए उसका सीरियसली हमारे डिपार्टमेंट में हम लोग विचार करेंगे, ये विश्वास देते हुए फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।